एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वही सफेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया, पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में, तो कम से कम ये इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में तय हुआ है कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%, बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ, और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूं कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इलेक्ट्रिक का भी, और अब वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि एनडीएफई मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज होती है, वो भी उससे मिलती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है। और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है। मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है। ये बहुत बात होती है कि इन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कब्जा किया, लिथियम इज अवेलेबल है। 5-7 साल वही करेंगे और तब तक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, बाकी सब बातों पर भी ट्राई करेंगे। अल्टरनेटिव मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही हमारी लाइन है। और निश्चित रूप से आपने आज गो इलेक्ट्रिक का जो कैंपेन किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने की मिली, वो कुकिंग की। तो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को, अगर आप जैसे हम गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए अगर दी तो गरीब लोग वही यूज करेंगे। अब मैं जब फॉरेन में जाता था, वेजिटेरियन हूँ, तो वो कुकर लेके गया था चावल बनाने के लिए, तो वहाँ बाहर का नहीं चलता था, तो आपके इलेक्ट्रिक पे उस पर बनाया हुआ चावल मैं खाता था। तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो गैस से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री और हम सब करेंगे, यही विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी। अब हमारा निवेदन है डीजी बीईई श्री अभय भाखड़े से कि कृपया आभार प्रकट करें।
ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय अतिथिगण मंत्रीद्वय और डायस पे विराजमान सभी अधिकारियों का करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकें, क्लाइमेट चेंज की चुनौती को हम चुनौती दें, यही मकसद है बीईई के अभियान गो इलेक्ट्रिक का। नाउ आई रिक्वेस्ट एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री विवेक कुमार देवांगन टू काइंडली डिलीवर वेलकम एड्रेस। Good morning, everybody. It's my proud privilege to welcome the leading light and visionary chief guest, Honorable Minister for Road Transport and Highways and Micro, Small and Medium Enterprises, Shri Nitin Gadkari ji, who has been spearheading the efforts of Government of India towards the transformative mobility. Sir, the seat shown by you is taking a shape of a vibrant movement today. I would like to welcome guest of honor, Honorable Minister of State, Independent Charge for Power and New and Renewable Energy, Shri R.K. Singh ji, who has coined the term Go Electric. And sir, we are happy that based on your guidance and vision, we are gathered here to launch Go Electric campaign to promote awareness about electric cooking and electric mobility, which will go a long way in ensuring energy security for the country. I would like to welcome the energetic chairman of National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage, Shri Amitabh Kanji, CEO Niti Aayog. Sir, under your leadership, the National Mission has been set up to drive clean, connected, shared, sustainable and holistic mobility initiatives. I'm happy to welcome Shri Arun Goyal ji, Secretary Department of Heavy Industry, who is spearheading the faster adoption of manufacturing of hybrid and electric vehicles, that is FAME scheme, as the nodal ministry to promote e-mobility in the country. It's my privilege to welcome Shri Alok Kumar ji, Secretary Power, who has led from the front to work out the final details of the Go Electric campaign. Sir, your long experience in the power sector has really helped us to adopt a practical and realistic approach for the campaign. One of the main drivers to promote use of electricity is Indian Railways. I would like to welcome Shri Purnendu Mishra ji, Member Traction and Rolling Stock Railway Board, who is present here, to give a boost to Go Electric campaign on behalf of Railways. I would like to welcome the head of our Central Nodal Agency and Director General, Bureau of Energy Efficiency, Shri Abhay Bhakre ji, and team BE, who has conceptualized and designed the entire campaign of Go Electric. I welcome representatives of media who are present today in huge numbers. We are sure that with your active support and cooperation, we will be able to carry the message of the campaign to the general public. I would like to welcome all the distinguished guests who are present today, all the senior officers from Ministry of Power, Department of Heavy Industry, Niti Aayog, Railways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Petroleum and Natural Gas. Your presence has really added value to the event. I welcome CEOs and officials of NTPC, Power Grid, Energy Efficiency Services Limited, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, who are the pioneers in setting up the ecosystem of e-mobility in the country. I welcome officials of the state governments and state designated agencies who have joined us online. You have really taken a lot of efforts in evolving electric vehicle policy in your respective states and have actively started implementation of the policy.
I welcome all the representatives of electric vehicle manufacturers, electric vehicle supply equipment, battery and charging infrastructure manufacturers, induction hob manufacturers and vendors, and network service providers. With your help, we intend to reach the end consumers who will benefit from the e-cooking and e-vehicles. Electrification of mobility and cooking is the future of the humanity. So I take this opportunity today to invite you all to embark upon this journey with us and go electric. Thank you so much. Thank With you your so help. much. Department of Heavy Industries is the implementing agency for FAME 2 scheme, which aims to generate demand by supporting electric vehicles. अब हमारा आग्रह है रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी DHI श्री अरुण गोयल से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, अपने विचार व्यक्त करें. Namaskar. Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister Shri R.K. Singh ji, CO Niti Shri Amitabh Kant ji, my colleague Alok Kumar, Secretary Power, other dignitaries and friends. Department of Heavy Industries is concerned with the auto sector. As all of you know, any person spends the most on the house, and then second is the mobility. That's the way the life is, and that's the reason in the Indian manufacturing sector, automobile contribute as much as 49%, and of the GDP, 7%. Till now, world over, auto has been driven by internal combustion engine. When we talk of e-mobility, I congratulate the Department of Power for launching this campaign, which was overdue, I would say. The battery pack prices, which were about rupees 75,000 per kilowatt hour in 2010, have today come to around rupees 10,000, that is equivalent of $137 per kilowatt hour. The global market projection is that it will come down to $100 per kilowatt hour by 2024. That is just 3 years from now. And that's where an almost price equalization would happen in the upfront purchase of an ICE vehicle vis-a-vis the e-vehicle. The further projection is that by 2030, this price of battery pack will come down to $60. Keeping this in mind, Government of India forethought and foresaw, and a scheme, FAME, was launched in 2015. In 2019, after the successful completion of Phase 1, Phase 2 was launched with an outlay of rupees 10,000 crores. Unfortunately, we came into COVID, which is almost for the last 12 months, which has been a dampener in achieving the big targets which we had foreseen under FAME. One of the major components of FAME is the demand incentive. The focus is on two-wheelers and three-wheelers in the private mobility, and passenger cars in the shared mobility, and the buses. Public transport is extremely important to achieve the real go electric, because that's where most of Indians use the mobility. We came out with a scheme in 2019 of e-buses, under which 6,265 electric buses were sanctioned for 65 cities across India. As on date, supply orders for as many as 2,728 buses have been issued, but this is less than what we had achieved, we had targeted. The main reason is COVID, but also, since today we have the state representatives and other stakeholders on board, I would like to flag the issues where some states have moved very fast, but there have been other states which have not moved as fast. Various issues like retendering, non-receipt of technical qualified bids,
non-provision of viability gap funding by the states. At some places, financial bids were opened, but supply order was not issued, and some states did not even issue the RFP. So I would use this forum to request the states to expedite and go electric. Parallelly, this go electric can succeed only if we have the charging stations. So our department sanctioned 2,877 charging stations in 68 cities, of which letters of award for 1,772 have already been issued. In October last year, we floated an EOI inviting proposals for charging infrastructure on major expressways and highways. We have received 212 proposals from 21 entities, which we propose to finalize before the end of this financial year. Many of the states have come up with their own EV policies and given fiscal and non-fiscal incentives like exemptions on road tracks, registration fees, permit waivers, exemptions from parking fees, subsidized electricity. So I use this forum to request all other states to please consider giving incentives for going electric. If we look at the electric vehicles in the market today, in our domestic market, we would see that besides the price, there are some other gaps which consumer finds. That's because the engineering R&D has not been happening to the desired extent in our country. If we see the world over, whether it is USA, Europe, Japan, historically, the technological manufacturing hubs are in a radius of 200 to 300 miles. And what has happened? All these hubs started from auto manufacturing in those pockets, which subsequently led to capital goods, which then led to defense manufacturing, and then to aerospace. So all such 6 or 7 hubs across the world are evolving or have evolved from auto. But this auto, as I said, was entirely internal combustion. Now the disruptive stage has come. We as India, over the last 100 years, could not be leader. We were the followers in auto sector, so far the technology is concerned. We are a big nation. So we probably need to use this opportunity of disruption where the IC is being replaced by electric engine, where India can be a big player. And that is the objective of Atmanirbhar Bharat. Under that, our cabinet has already taken a decision for bringing in PLIs, production-linked incentive schemes, for advanced chemistry cells for about rupees 18,000 crores, and for the automobiles and auto components for 57,000 crores over the next 5 years. Special emphasis in auto components and automobiles is on the electric vehicles. So this is an opportunity for our country, for our industry, for our youth to contribute to the technology, because these schemes are laying very high emphasis on the spendings on engineering R&D. So when we do that, that's where instead of the, like we say, रोड सड़क के ऊपर टाकियां लगाने की बजाय नई सड़क बनाने का वक्त है. So when we do that, that's the electric mobility which can lead to India playing a major role in the auto sector in the decades to come. And for that, this campaign, Go Electric, is a major step for which I congratulate Ministry of Power. Thank you very much. Thank you so much, respected Shri Arun Goyal ji. Now, may I request respected Secretary Power, Shri Alok Kumar, to kindly give his keynote address. A very good morning. Our Chief Guest, Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji. Our Guest of Honor, Honorable Minister Shri R.K. Singh ji. Shri Amitabh Kant ji, CEO Niti Aayog. My colleague Shri Arun Goyal, Secretary, Department of Heavy Industries. Shri Purnindu S. Mishra ji, Member, Railway Board. Vivek Devangan ji, Shri Abhay Bhakre, DGBE. All our friends who have joined from states through video conference. Dear participants and our media friends,
We have been given a very good new overview by Shri Arun Goyal ji about the potential we have in taking territory for manufacturing of electric vehicles. This morning I would like to share with you another perspective about the climate change and our struggle to save our planet. India is attracting global attention in our energy transition to low carbon economy. We are trying to increase with concerted efforts the share of non-fossil fuels, improving efficiency and also rapid electrification. Why electrification? So we have two-liner, that is go electric and green the electricity. So these two lines will make us very clear about the rationale of this campaign. India has built in the last 5-6 years adequate generation capacity, not only of fossil fuels, but also a very rapid ramp up of renewable energy capacity. We have a robust grid, one nation, one grid, which can transmit more than 1 lakh megawatt of power from one corner of the country to another country. It is not only electric mobility, we are also going to promote electric cooking, because cooking is one where we are consuming a lot of imported fuel in terms of LNG and PNG. So this campaign will also enhance our energy security, because we have a lot of solar energy potential within our country, and why should we import? And our grid is capable of transmitting that energy, solar energy, to every user, every household, every shop, and every office. We are world leader in reducing our emission intensity of GDP, which we have been able to reduce by 24% if we compare with the baseline of 2005 and 2020. And our commitment to the world community is to take this reduction to 35% by 2030, and we are hopeful of not only achieving it, but overachieving it. Transport sector is the key sector because it contributes around 10% of India's greenhouse gas emissions. So our emphasis on electric mobility is very timely, very important, very critical. And Government of India, through several initiatives, have taken a big move to promote electric vehicles. Our Ministry of Heavy Industries and Ministry of Transport, they are taking all very proactive measures. We in the Ministry of Power have been given a special obligation to facilitate and roll out the charging infrastructure throughout the country. Ministry of Power has already clarified that setting up electric charging business will not require a license, though in the future the license itself is going away. Our Technical Arms Central City Authority has notified the technical standards. The Ministry has also issued the charging infrastructure guidelines and standards so that we move in a way that there is a compatibility and there is no problem in the standards when different manufacturers come on board. Ministry has also come out with battery swapping station standards. So the ground is already ready. We are moving. I will also like to share with you that the leading CPSUs in Ministry of Power and Ministry of Petroleum, NTPC, Power Grid, Energy Efficiency Services Limited, the oil marketing companies, IOC, HPCL, BPCL, they are taking a lead in setting up charging infrastructure, and I compliment for their work and I wish them all the success. Let me also share with you some perspective about renewable energy. This is very critical. India has set, our Honorable Prime Minister has set a very ambitious target of 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. As I said, we have already a national grid. The Ministry of Power currently is working very intensively in a time-bound manner for developing national markets for green energy so that
the variability of renewable energy can be addressed when we pool at the national level. The whole issue of variability is much better addressed. The Ministry of Power is also working very hard for developing adequate balancing power. What we see in Texas, it is very good to develop renewable energy, but the grid stability, power reliability, and energy security is equally important. So, Ministry is taking several initiatives to develop sufficient balancing power, and our share in energy of renewable sources currently 12% in terms of electricity generation. We intend to take it up to 34% by year 2030. The Go Electric campaign is very timely, and let's not forget there is also electric cooking component. It's not only electric mobility, because our emphasis in our every walk of life, in our every lifestyle, we should go electric and again make the electricity more green. This campaign will have various components: electronic media, visual, social, and awareness workshops, interaction with the states at the field level. The purpose is to build up public awareness and clarify their confusion. No, if you go electric, it is not only planet friendly, it is also profitable for you. We also have a target of having 30% of our electric vehicles by 2030. In the end, I would like to congratulate all the participating ministries and also like to request them to continue supporting us, to take this campaign forward, to meet the national goal which has been set up by our Honorable Prime Minister. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, respected Shri Alok Kumar ji. Respected Shri Amitabh Kant, CEO Niti Aayog, currently chairs the Interministerial Steering Committee of National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage to drive clean and sustainable mobility initiatives in the country. May I request respected Shri Amitabh Kant ji to kindly address us. Honorable Minister Mr. Gadkari, Honorable Minister Mr. Singh, my distinguished colleague Alok and Arun and Mr. Mishra, ladies and gentlemen, let me first compliment the Power Minister Mr. Singh and EECEL for this very unique initiative of the Go Electric campaign. This is, to my mind, the need of the hour. This is the need of the hour because the world is undergoing a disruption which it has never seen before. The cost of battery in the last 10 years has fallen from about $1,100 per kilowatt hour to about $137 per kilowatt hour. In 2 years' time, this will come down to $100 per kilowatt hour, and at that point, even the initial cost of ownership of vehicles will be cheaper than combustion vehicles. And therefore, this is the reason why the market capitalization of an EV manufacturer like Tesla today is more than the market valuation of the 10 other car manufacturers. It is higher than Toyota, GM, Honda, all these manufacturers put together. And India is actually is a leader in automobiles. We manufacture about 2.5 crore vehicles annually, 2.5 crores annually. But 80% of the manufacturing is two-wheelers and three-wheelers. They constitute 80% of the total sales, 80%, unlike the Western world. And therefore, our target, to my mind, should be that in the next 4 years, this country should go 100% electric on two-wheelers and three-wheelers. If we go 100% electric on two-wheelers, three-wheelers, because we have the size and scale, we will become the world champion and every single export for all global markets. In 2.5 years' time,
everybody will demand electric scooters and three-wheelers, and we will then be exporting to the whole world two-wheelers and three-wheelers. And therefore, this is a massive opportunity to be a global leader in two-wheelers and three-wheelers. And therefore, you know, new companies like Ather, Okinawa, Kinetic Green have taken the lead in manufacturing electric two-wheelers and three-wheelers and are seeing an exponential rise. The second point I want to make is that there is a huge potential. You know, 1 in 5% in India actually travels by cycle. And there's a huge opportunity for electrification of cycles. This is a huge opportunity for us. And at this point of time, we manufacture nearly 2 crore cycles annually, but we do not export a single electric cycle. And the world, let me tell you, the Western world will all be cycling because they are all they are all looking at a sustainable future and climate change, and therefore they'll cycle, and this is an opportunity to become a global leader in electric cycle manufacturing. The third point I want to make is that there is a huge potential there is a massive potential in India we do not realize this, but we have about 20 lakh electric rickshaws in India. And there are huge number, over crores and crores of rickshaws in India, and there's a huge potential for electrifying all these rickshaws and improving the lives of our people. And this again will give you the size and scale for battery manufacturing. Now, the other thing which the Minister of Power has done, and again this is very, very critical, is that the price of solar in India has fallen very radically because of our competitive bidding and our size and scale. And it has come down to as low as 199 rupees per kilowatt hour, which is about $2.7 per kilowatt hour. This is unprecedented. And this opens up another opportunity which I'll come to. But one of the key things is that while the global battery prices have fallen, there is also a huge disruption taking place in the battery world. And there are new battery chemistries like aluminum air, sodium air, and aluminum air, which alleviate the need for lithium and cobalt. Though we've studied this with Rocky Mountain Institute, and lithium and cobalt actually form only 15% of the value of a battery fuel. And therefore, there's nothing to worry. There's adequate amount of lithium and cobalt across the world. But there are new chemistries coming up, and India must take the lead in those chemistries. And therefore, you know, there's a company like QuantumScape, which is headed by an Indian, which is today working with Volkswagen to provide solid-state batteries, and the massive amount of investment has taken place in solid-state battery. We have in India a company like Log9, a startup like Log9, which has raised huge amount of money, is actively working to promote aluminum fuel cells. And therefore, you know, there's another company, Israeli company, Finergy, which is working with Indian Oil in some of these areas. And therefore, a huge amount of disruption will also take place in the battery, and the cost of battery will further fall. But one of the key things which Mr. Singh has done is with this reduction and fall in solar prices, and this should keep falling down and down, because that opens up the opportunity. You know, battery is good for two-wheelers, three-wheelers, and probably four-wheelers. But in India, the pollution comes from commercial vehicles and from buses. And therefore, for that, the ideal solution is green hydrogen. And what the Ministry of MNRE has enabled us to do is to produce green hydrogen at cheapest cost possible. This is not possible anywhere else in the world. This is only possible in India because of the low solar prices. And to my mind, green hydrogen is the future fuel for long-term transportation. And therefore, India must go out, because this will enable heavy-duty vehicles like trucks and long-haul buses and make them zero emission. And therefore, the puzzle of reducing emission from heavy-duty vehicles can only be solved by green hydrogen, which is possible in India because of low solar prices. Ladies and gentlemen, I only want to say that
this is a massive disruption taking place. For India to become a global leader, there's only an opportunity of 2 years. There's just 2 years. We either seize this opportunity or lose this opportunity. Fortunately, we have very dynamic ministers like Mr. Gadkari and Mr. Singh. We'll never get this opportunity again. And we must seize this opportunity to become a global champion. And if we become a global champion, because 99% of the time, India keeps getting into sunset areas of growth where it's too late. Other countries have taken the lead. These are sunrise areas of growth. And if you take the lead, you will become a global leader. And therefore, we must become the leaders in sunrise sectors of growth. And that is why PLI schemes were brought in for both automobile, EVs, and for battery manufacturing. One last point I want to make is this disruption will throw up a lot of lithium. And therefore, it's very important to recycle that. And Indian firms like Athro have emerged as leading player, which are recycling and using it for circular economy, lithium, cobalt from the used battery. And this recycling of lithium and cobalt for the future, again opens up huge opportunity for India to create vast number of jobs. Let me assure you that in the next 2 to 3 years' time, the future is electric. And for long-term buses, the future is hydrogen. And today's event will herald this drive towards going electric and will make a massive change in making India a global champion. Thank you very much, ladies. Thank you, respected Shri Amitabh Kant ji. उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। न्यू इंडिया ने उपनिषद की इस उक्ति को मानो ध्येय वाक्य मान लिया हो। बीईई भी विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में गो इलेक्ट्रिक अभियान की जन जागरण अलग जगाने को तैयार है। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मंत्रीगण श्री नितिन गडकरी जी, माननीय श्री आर के सिंह जी से कि कृपया इस शुभ कार्य को अंजाम दें। माननीय श्री नितिन गडकरी जी से हमारी विनती है कि कृपया गो इलेक्ट्रिक लोगो को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम माननीय श्री नितिन गडकरी जी आपसे और माननीय श्री आर के सिंह जी आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बुकलेट का भी विमोचन अपने कर कमल द्वारा करें। माननीय, ये अभियान जन की जागरूकता का अभियान है, तो उनकी सभी उत्सुकताओं का जवाब इसी बुकलेट में हमने संजोया है ताकि उनके जितने भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, उन सब का जवाब इसमें वो पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीईई एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डीजी बीईई श्री अभय भाकरे टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द कैंपेन एक्सप्लेनिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। With the permission of dignitaries, let me have just a brief overview about what is about this Go Electric campaign. Next, please. Which is actually a roadmap how we are going to actually electrify our economy and how are we going to actually green our economy. So the foremost objective, as Secretary Power has said very correctly, actually we are going to shift our entire economy from which is currently fossil fuel based to non-fossil based, and what we call and what is the world calling is the energy transition. That will basically facilitate the reduction on our dependence on import of fossil fuel, whether it's oil or gas. And also, once it is our own energy source, the cost of energy will also come down. It will also, as very rightly said by previous speakers,
that more and more we are going to have the solar and wind energy and other forms of renewable energy. The electricity or the Go Electric is actually the way that we can infuse our own resources into our mainstream. And finally, as we are aware, especially in Delhi and most of the other cities, it will also address the problems of the pollution, noise, and all other health effects. It is also one more thing that when we shift from the other forms of energy into the electricity or electrical-based appliances, it is more simple to handle. It is more easy to improve their efficiency, as we have seen in air conditioner, refrigerators, lighting, etc. Next, please. So how are we actually going to have address this issue on Go Electric in every sector of our economy? In the transport, as we always said, transport sector is currently having about 37% of energy use in the country, whereas our electricity sector is only using 18.5%. Maximum is the 40%, which is the coal. In transport sector, as today's focus on the electric mobility, there are options available. Already explained about the two-wheeler, four-wheeler, and of course, other forms of energy as well, like long-distance green hydrogen. At the same time, the railway sector, they have already on the plan for 100% electrification in coming years, and more shift from the heavy goods traffic, which is currently with the road transport, that is through highways. It can be shifted to railways, whether it's a DFC or any other form of shift. It will be definitely greening our economy. Next, please. In domestic sector, we have already gone to clean cooking, shifting from our biomass or firewood-based cooking to the LPG or CNG-based. But even if we further shift towards electric cooking, even for our normal heating, or it is very easy to use it is safe to the LPG or CNG-based. But even if we further shift towards electric cooking, even for our normal heating, or it is very easy to use it is safe, it is more efficient. And that's why even if we shift gradually from the LPG-based cooking to microwave or induction stove, that will be helping our economy to be more greener and go electric. Next, please. On the power and industry side, as you already know, about more than 200 million tons of oil equivalent is used as a coal. But equal amount of coal is used in the industry, and most of them is actually a captive generation. We can shift from captive generation to the grid-based electricity, and that will actually facilitate, again, use of solar and wind to power our energy in terms of the industry sector. That will shift, and all these efforts, whether it's a transport, whether it's a domestic, commercial buildings, and finally the industry, all these energy transition efforts are expected to have almost 850 to 900 million tons of CO2 annually. This reduction can happen up to 2030. That's what our Paris Agreement target. Next, please. So how are we going to actually have it? We have partners as enumerated by Secretary Pao. We have different partners at state level, etc. Our approach will be to communicate all of you, all the delegates who are also joined through online, through digital media, social media. We will have one-to-one talks. We will have capacity building. We will have road shows and different seminars focused on different sectors. Next, please. What actually going to have in these seminars or discussions? We will actually say what are the options available, what are the current scenario at state level, central level, what are the policies. It will also have a kind of approach to individual consumers so that they can understand what is the benefit of each kind of shift from normal fuel to the electric fuel. It will also have a discussion and knowledge exchange between different R&D institutions, research institutes, and also the technical bodies who are piloting different sectoral technical specifications. And finally, the key actors at state level, the DISCOMs, the state designated agencies who are handling the renewable energy, state nodal agencies who are handling the transport and e-mobility. All of them will be taken hand-holding and kind of a guidance from central as well as other partners so that they can actually deliver the e-mobility in all other forms of go-electric options. Next, please. Now, most importantly, who are going to have the role to play? At central level, as already discussed, the Ministry of Power, the Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Housing and Urban Affairs,
They have already come out with the building bylaws, which mandates about 20% parking space in new apartments. We have Department of Heavy Industries, already explained about the FAME scheme. We have Ministry of Railways, who have already taken a massive action of electrifying the entire entire railway routes, so that we can shift from the highways to the railway mode through DFC, etc. We have Department of Science and Technology, who are working on different upcoming standards for chargers, for all other options, and including protocol. We have the central agencies, Bureau of Indian Standards, Central Electricity Authority, and central PSUs, who are actually delivering at field, taking the lead in taking benefits of the policies, EESL, NTPC, Powergrid, and all oil marketing companies, including some state PSUs who are taking forward. At state level, as I explained, the state SNAs, SDAs, DISCOMs, but urban local bodies also will be, and the municipalities, they will help us in identifying the areas how they can promote Go Electric. Resident welfare associations will be approached for sensitizing each consumers, and then we will have the manufacturers and EVSE dealers. Finally, even for the electric cooking, and we have some partners available today, and they have also displayed some stall about the electric cooking, the different models available, and how we are actually going to have the adoption of electric cooking and all other forms of like microwave, etc., for the benefit of domestic consumer. Next, please. Finally, this is going to be almost 9 months to 12 months campaign, and then we will leave it to the state actors to forward it. We may have at least more than 200 stakeholder workshops, about 1,000 road shows in different parts of the country. We will have technical talks with different institutions, maybe sectoral based, and definitely for the state agencies, we will have at least 200 capacity building programs. Next, please. The roadmap, as I said, it almost 1 year plan rolled out, but in between 6 to 8 months, and by 9th month, we will have some kind of evaluation, whether we are going in the right direction, whether we need any more modification, or whether we need to include a few more stakeholders or new technology in that. Next, please. Finally, just a few advantages why we want to go electric. Next, please. On the domestic sector, as I said, the induction stove, actually it is very safe to use it. Even if you touch it, it will not harm you. You can clean it. It is only going to transfer the heat for the cooking purpose, and that's why it is more efficient also. We believe even for the current prices, it is 13% more cheaper to use on the operating cost. Next, please. For the transport sector, as you all know, and you have seen the models here, it is clean, it is noiseless, and also it is very comfortable to drive. At the same time, there is a lower operating cost. In terms of two-wheeler, if you may find that per kilometer cost could be somewhere about 20 paisa to 25 paisa, but for the conventional vehicle, it will be about 1 to 1.5 rupees. For four-wheelers, it could be 80 paisa or 1 rupees per kilometer, but for conventional vehicle, it will be 3 rupees to 3.5 rupees. So like that, there are advantages of lower operating cost, and benefits are available in terms of capital purchase in different states. We have different state EV policies who are incentivizing e-mobility, and the details are available in the exhibition. Finally, now the charging infrastructure is coming up very fast. We have guidelines already rolled out by Ministry of Power, and as very rightly said, once the buses come into the electric proposition, we will have long range models. Next, please. FAME scheme is already rolled out to also support the electric charging infrastructure. We have new standards coming out from DST. We already have, as informed by Secretary DHI, over 900 charging installations on the public side, apart from the domestic side, and already more than 2,800 have been sanctioned for rolling out at different parts of the world in major cities, but it will slowly go to tier 2 and tier 3 cities as well. We have state level EVs policies, and most important thing is at central level, Bureau has been mandated to deal the technical issue and deployment issues, but almost 24 states have designated specific focused authorities, which are called state nodal agencies, who will be actually piloting these campaign as well as all other policies at state level, so that the charging infrastructure comes up
as early as possible in different parts of the country. Next, please. Thank you. So that the Go Electric is a campaign where all of us can serve the planet and save the environment. Thank you so much. श्री अभय भाकरे जी, ये पहले कि हम माननीय मंत्री श्री आर के सिंह जी से निवेदन करें कि वो अपना संबोधन दें, उनके बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगी. Honorable Shri R.K. Singh ji has envisioned and guided several policies to achieve energy transition and mitigate impacts of climate change. He has also been a strong advocate of electricity-based clean cooking. आपके सानिध्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं. न सिर्फ स्वस्थ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बल्कि थर्मल पावर जनरेशन के पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी कम से कम हो रहे हैं. May I now request you, sir, to kindly address us? The Honorable Minister for Transport, Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, Shri Amitabh Kant ji, the CEO of Niti Aayog, Alok Kumar, Secretary Power, Shri Punendu Mishra ji, the Member of Traction, Mr. Abhay Bhakre, officers, ladies and gentlemen. Why are we here? Why this campaign? I'll tell you why. It is the job of the government to lead. It is the job of the government to lay down the path, the direction which the country has to follow. And it has to do the responsibility of using the policy instruments at its disposal to bring about the transformation which it wishes to see in the country. One transformation which is absolutely necessary for the country is to reduce our dependence on other countries for our energy requirements. Energy is a strategic input, and depending on external sources for your strategic requirement, something which is strategic, something which is as basic as energy, is a vulnerability. That is one. That is from the point of view of somebody who has spent 8 years in Ministry of Defense. So I see things that way. There is another aspect, and that is economic. Currently, we are using 94 million tons of oil equivalent of petroleum products for transport alone. By 2030, it will double. If we go along the same trajectory as we are going now, our oil imports will double. Imagine what it will do to our economy, to our balance of payments. And imagine the savings which will happen if we shift away from oil, if we shift away from petroleum products. That's the second aspect. The third aspect is the planet itself, environment. Again, to which our government is firmly committed. Our Prime Minister is firmly committed to that. Irrespective of what the rest of the world is doing. But let me tell you this. The entire world is now engaged and worried about environmental degradation, about the climate change which is occurring. And the pressures on different countries to reduce their emissions are going to only grow. But apart from pressures, etc., we ourselves are very clear in our mind that we need to leave behind a world which is healthier for our coming generations. So these are the three reasons why we need to transition. Why we need to reduce our dependence on fossil fuels, on imported fossil fuels. How do we do that? We do that through rules, regulations, laws. But most important of all, if you want to bring about a transition, you can't bring about a transition unless you have communicated. Communication is the most important aspect of any change, any transition.
You can't bring about change unless you have communicated to the people the need for change, the advantages for going in for the change. This is that effort. Communication, communicating to the people. Communication is different from advertising. Some people confuse it. Communication means informing people about the choices available and the advantages or disadvantages of different courses of action. This is communication. This is not advertising. So we shall put up hoardings. We shall put up posters, give out booklets, because we want to make that change. We have to reduce our dependence on fossil fuels. We have to electrify. We have to electrify our economy if we want to reduce our dependence on imported fossil fuels. I don't see our dependence on coal going away soon. I don't see that. Because currently, our energy consumption is about 1/3 the world average. Per capita energy consumption is about 1/3 the world average. In order to catch up to world average, our per capita energy consumption will go up 3 times. So if any country says that, when are you closing your coal plants, I say, wait till our per capita energy consumption goes up to the world average, then we will talk about it. Nevertheless, the fact is that the pace of our energy transition is the fastest in the world. The rate of growth of renewable energy capacity in our country is faster than the rate of growth of renewable energy capacity in any other major economy. In any other major economy. We are the only major economy whose transition is consistent with the glide path required for limiting the rise in temperature to 2 degrees. Only major economy. No other economy has achieved that glide path. We will not only achieve the commitments we made in COP21 in Paris, we shall exceed them. But that is out of a sense of our own responsibility for the environment. That is our own commitment. When the Prime Minister said that we will add 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030, he was not doing it because of any external sort of a suggestion. This is our own belief that environment is important. Apart from that, it's also economics. The price of energy is going to come down. As we switch towards renewables, the price of energy is going to come down further and further. We have to work out a method for transitioning to this lower price of energy, because we are tied up in long-term PPAs with higher costs. So that is there. That is there. But this has to be a balance which ensures 24/7 power supply to our people, a balance which ensures that we have sufficient energy for our growth. That is primary. We are not going to compromise on that. And at the same time, carry out an energy transition so that the price comes down. So the good thing is that the demand is increasing. The average increase in demand from October until January is about 10.5%. In October, it went up by 13% year on year compared to last year. And it's been increasing at 10.5%. That's a great thing. And we see that increase continuing to happen, and in fact, the rate of increase is going to be faster as our economy picks up. This growth has happened despite the fact that large parts of our economy, the commercial sector, is actually not fully running on all cylinders. All the malls, etc., are not fully running on all cylinders. When that happens, the rate of growth will increase. And when the rest of the economy kicks in, the rate of growth of our energy demand will increase. So that's the great news. And therefore, it gives us space to add renewable energy capacity without having to retire our existing plants which are running, our coal-fired plants. It gives the leeway for us to establish this renewable energy capacity. We have a responsibility to think about not only our own sectors. Of course, it's good for my sector. It's good for my sector because I am in the business of selling electricity, making electricity and selling electricity. That's my business. So if the demand goes up,
mean, as a businessman, I'll be happy. But that's not the point. The point is that all of us who are enlightened, who are educated, need to think about the country as a whole. And the country as a whole will benefit from this energy transition because the cost of energy will come down. Our dependence on imports will come down. Not only imports of petroleum products, also imports of gas. We are importing gas. It's still carbon. But that, apart from that, it's still foreign exchange. It's still not a pathway towards Atmanirbhar. For that, you have to go electric. And therefore, electric cooking as well. As I said, our vision is encapsulated in just two words: go electric and green the electricity. So, bring more and more sectors into electricity. Mobility is one, cooking is another. Move away from firewood. Move away from gas as well. It is cheaper than gas and it works. My wife uses an induction cooker and she tells me that water boils faster on this than on gas. And it's 15% cheaper. It's cleaner, more convenient. You don't have to light anything. It's safer. It does not heat up. The induction stove does not heat up. So even if you touch it accidentally, even if your child touches it accidentally, it will not burn. And the child will not get burned. Think about it, switch to electrical cooking. Go back, when you go back home, tell your wives to go to the market and buy induction cookers. They'll not cost you much, just 2,500, 3,000, that's about it. But that is the way to go. That is the way to go, not on imported gas, not on imported gas. Now that has to be a movement. And this has to be a movement that switch to electrical mobility, switch to hydrogen for heavy mobility. We are going to start premium bus services using fuel cell electric vehicles from Delhi to Jaipur, Delhi to Agra. Totally premium. We'll advertise it and we'll increase that. We'll also add some FCEVs running in Delhi. The idea is, and I would like to request Sir to sort of think about it. The idea is that our heavy mobility, long distance mobility must switch to FCEV. There's no point in burning, having these huge gas guzzling or diesel guzzling huge trucks belching smoke run from here to Patna or to Calcutta. Should be FCEVs, clean. And it will also be, it may be slightly expensive to begin with, but gradually the prices will come down. Similarly, the bus transport. Why can't we have a trajectory that, okay, in 4 years, after 4 years, 5 years, no buses will be allowed unless and until they are electric, whether FCEV or battery operated. Can we have that? Can we have a trajectory which says that in 4 years, 5 years time, no three-wheeler which is driven by the fossil fuel will be allowed, only electric three-wheelers will be allowed? Can we have that? I think we can. I think we can. We are going to go in for green hydrogen bids in another 4 or 5 months. People are structuring it. We've already had discussions with the relevant ministries, Ministry of Petroleum, Ministry of Steel, Ministry of Fertilizer. We import ammonia. So we have put it to Ministry of Fertilizer that suppose we, have a mandate, just like we have the RPO, that to begin with, 10% of your ammonia which you are importing will be replaced by green ammonia made in India. How will that be? Suppose we have a mandate that all the cooking gas which is piped drum, we inject 10% hydrogen. It will remove it will increase the calorific value and it will reduce our imports. Possible. We put it to the Ministry of Petroleum. We put it to the Ministry of Petroleum that you import natural gas to extract hydrogen to carry out your refining. Suppose we put a mandate that 10% of the hydrogen which you use for refining will be green hydrogen, made in India. Yes. Similarly, Ministry of Steel imports gas, extracts hydrogen, and uses it to make steel. Minimum 10% to begin with, green hydrogen.
After that, and let me tell you, once we start with this, in 3 years flat, green hydrogen will be competitive. We will not need to, make this obligation, have this obligation. Just as it happened with the renewables. When we started off, the Prime Minister was telling us, he bought solar energy at 15 rupees per unit, 15 rupees. Because he said that if he had not bought it at 15 rupees per unit, it would not be 2 rupees per unit today. But now it is 1 rupee 99 paise. Similarly, green hydrogen. You'll have to, have an obligation to buy made in India green hydrogen, but slightly more expensive, maybe. Or maybe, I don't know, it depends on the bid. It may in fact turn out to be not more expensive at all. But whatever it is, we need to begin. And begin we shall. Now for beginning this, of course, we need the blessings of the Honorable Minister of Road Transport and Highways. And without his blessings, we will not be able to make much headway. And the Niti Aayog. Both of them are there. And I think that together we can make this possible. Thank you very much. I've just told you where you want to go. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी श्री आर.के. सिंह जी. Under the inspiring leadership of Honorable Shri Nitin Gadkari ji in the Ministry of Road Transport and Highways, the road and highway infrastructure of the country is undergoing major transformation. The ministry is encouraging measures to adopt alternative fuels to cater to mobility needs in wake of increasing fuel prices. माननीय आपसे निवेदन है कृपया अपनी शुभकामनाएं दें, हमारा मार्गदर्शन करें. मेरे सहयोगी आदरणीय आर.के. सिंह जी, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी, सेक्रेटरी पावर श्री आलोक कुमार जी, मेंबर रेलवे बोर्ड पी.एस. मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी श्री अभय बाकरे जी, श्री अरुण गोयल जी, यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद कौशिक जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री आर.के. सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा और शुभेच्छा दूंगा फॉर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के लिए, क्योंकि ये देश की आवश्यकता. हमारी इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये दो बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और जो देश की आज परिस्थिति है उसमें 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का है, फॉसिल फ्यूल का है. और इसी प्रकार से ये अगर दुगना हो जाएगा आने वाले 4-5 साल में तो क्या होगा, तो उसके हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है. और इसलिए स्वाभाविक रूप से फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स क्या है, इसमें हमें जाने की आवश्यकता है. और उसमें से इलेक्ट्रिक ये ऐसा फ्यूल है जो लो कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है. द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, ये हमारी जरूरत है. और उसमें स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफ़ी इमिशन जो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है. मैं पिछले 12-15 साल से मंत्री बनने के पहले से भी इस विषय पर, बायोफ्यूल पर काम कर रहा हूँ. मैं और एक बात जिसके लिए आर.के. सिंह साहब को प्रार्थना करूँगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है. और अब दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड में भी वैल्यू एडिशन करने की शुरुआत हुई है. हमारे डॉक्टर सारस्वत जो नीति आयोग में है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल इस पर काम किया है. और अभी जो मुझे भी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से एक सिम गैस तैयार करते हैं और यूएसए में वो 20% एलपीजी में ऐड कर रहे हैं, वो सस्ता भी है. तो ये भी हमारे इंपोर्ट को बचा सकता है.
ये एक बात आप जरूर करिए, क्योंकि आपके हाथ में है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपने बहुत सही बात कही है, जो मेरे भी नज़रों में नहीं थी, और वो है कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग। जो हमारे मॉडर्न किचन है, रेस्टोरेंट में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में, इनमें गैस के बजाय इलेक्ट्रिक का फ्यूल करके उपयोग करके उसके डिजाइन्स कैसे हो सकते हैं, इस पर भी अगर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी वहाँ होगा और हमारा गैस का इंपोर्ट भी कम होगा। आपने पहली बार मुझे बताया कि 30% गैस से ये सस्ता है, तो हम लोग गैस के लिए अगर सब्सिडी दे रहे 9 करोड़ लोगों को, तो फिर ये इससे 30% इंडिजिनस फ्यूल होने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है उसको, जो अच्छी रिसर्च करके तैयार होगी कुकर से लेकर, उनको हम सब्सिडी देकर और सस्ता करके गरीबों के घरों तक क्यों ना पहुंचाए। ये प्रश्न आपकी बात के बाद मेरे मन में आया और वो एप्रोप्रिएट है, आप इसके लिए जरूर इनिशिएटिव लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इलेक्ट्रिक के बारे में जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, मुंबई में बेस्ट करके कंपनी है, उनकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है, और मैंने नागपुर में प्रयोग किया था, 35 बसेस स्कैनिया से खरीदी की थी, वो 100% बायो इथेनॉल पर थी। और अब मैं प्रयोग कर रहा हूं कि हमारी इलेक्ट्रिक पर जो रेट आए, पूना कारपोरेशन ने और काफी देश में लिए गए, तो उसका टेंडर जो निकला है, वो कॉस्ट जो आई है वो 50 रुपए पर किलोमीटर और अभी 40 रुपए पर किलोमीटर है। पूना की कारपोरेशन खरीदी और अभी बजट में 40,000 बसेस लेने की बात हुई है, तो मैंने अभी अमिताभ कांत जी को कहा कि ये बसेस इलेक्ट्रिक पर ही खरीदी की जाए, ये आवश्यक है। जबकि इलेक्ट्रिक बस के कैपिटल कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है, फिर भी पर किलोमीटर वो 40 रुपए पड़ रहा है, और डीजल की कॉस्ट 25 लाख होगी, 20 लाख होगी, पर उसकी कीमत जो हो रही है वो 115 रुपए पर किलोमीटर पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में होने वाला है। मैं अभी 15 दिन के बाद एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं इलेक्ट्रिक बाइक, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लीडिंग कंपनी की थी, वो लॉन्च करने का अमिताभ कांत जी भी मेरे साथ थे, हमें मौका मिला। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बस, मेरे अंदाज से इसी प्रकार से अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तो 2 साल के अंदर पेट्रोलियम 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा और बस और कार, इसकी कीमत लगभग सेम आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट गेम है वो, और इसलिए इनिशियल स्टेज को हमको इसको इनकरेज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगती है कि अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी एक कंपनी ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, उन्होंने बनाया, और एक केवल मैं, आप बिहार से भी है, मैं महाराष्ट्र से हूं, तो 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। सर इलेक्ट्रिक तो हो जाएगी, पर अब हमारी समस्या एक है जिसमें आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी कि हम चावल सरप्लस है, हम वर्ल्ड को चावल दे सकते, इतना चावल हमारे पास है, हमारे पास गेहूं सरप्लस है, हमारे पास शक्कर सरप्लस है, और हमारी इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से हमारी एमएसपी ज्यादा है। अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं एमएसपी के कारण। अब ये करते करते तो कैसे सरकार कर पाएगी, और इसलिए इलेक्ट्रिक में हमें आपकी जरूरत यही है कि हम बायोफ्यूल पे भी इनकरेज करें। और पहले जो हम लोग इथेनॉल बनाते थे वो हम लोग केवल मोलाइसिस से बनाते थे। अब हमने निर्णय किया कि बी हेवी मोलाइसिस, यानी 1 टन में 4% मोलाइसिस निकलता था, अब 6% को बी हेवी मोलाइसिस कहते हैं, जिसमें इथेनॉल निकलता है। फिर शुगर केन जूस टू इथेनॉल हुआ है, और अभी तो हमने एविएशन फ्यूल भी तैयार कर लिया है, जो पिछले 26 जनवरी को हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर 100% उस पर चले हैं।
और मैंने इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का एक विमान 25% एविएशन फ्यूल हमारा बायोफ्यूल डालकर स्पाइस जेट का देहरादून से दिल्ली भी लाया। तो ये स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमको गांव, गरीब और मजदूर किसान की तरफ भी देखना पड़ेगा। आपने हमारे ये बायोमास से ग्रीन पावर जो बनाते हैं उसके बारे में सब स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे पूरे उद्योगों को खत्म कर दिया। वो कंपैरिजन करते हैं कि पावर का रेट ये आ रहा है कोयले से, तो आपका ये जो को जनरेशन का रेट भी है और इसका करके उन्हें पीपी नहीं करते, जबकि आपने कानून बहुत साफ किया है। और ये जो रेगुलेटेड अथॉरिटी होती है इसमें निर्णय 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल होते ही नहीं, तो अटके के रहते। पूरे महाराष्ट्र में हमारी पूरे को जनरेशन को पूरा खत्म हो गया और अब वो डेड एसेट्स हो गए। तो बायोमास का उपयोग करके वो ग्रीन पावर तैयार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक छोटी सी बात जिसका मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे अपनी खुद की लेबोरेटरी है और जितनी बातें मैं करता हूँ उतनी मैं अभी मेरे घर पर मेरा खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया हुआ है, यही दिल्ली में, जो मैंने 15 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। तो ये जो परली होती है जो दिल्ली में जिसके कारण पोल्यूशन है, वो 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो उससे जो कमर्शियल ट्रैक्टर है वो साल के 3 लाख रुपए बचा सकता है और किसान वाला ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। 1 लीटर डीजल 79 रुपीज पर लीटर है और 1 किलो सीएनजी 42 रुपीज पर किलो है। दोनों का 4-4 किलोमीटर एवरेज है। तो सीएनजी में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा फायदा है। इसमें एक आप बड़ा काम कर सकते हैं कि हम लोग आपके पावर प्लांट में जो पानी यूज होता है, तो मैं 7-8 साल पहले, मैं नागपुर का एमपी होने के नाते मैंने हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सीवेज वाटर रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पावर जनरेशन कंपनी को बेच दिया है। तो वी आर गेटिंग 325 करोड़ रुपीस पर ईयर एज ए रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब वो पावर पे 9 बायोडाइजेस्टर है वहाँ, और वो जो हमारा गंदा पानी है टॉयलेट का उसमें मीथेन है। तो बायोडाइजेस्टर में मैं कोशिश कर रहा था, पर जिसको काम दिया वो एनसीएलटी में चला गया। तो मैं खुद वो प्रयोग कर रहा हूँ और मैं 3 महीने के बाद आपको इनॉग्रेशन के लिए बुलाऊंगा कुछ आईआईटी के इंजीनियर्स के साथ, कि वो बायोडाइजेस्टर में गंदे पानी से मीथेन निकलेगा, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो है शहर की वो बायोडाइजेस्टर में डालकर और कुछ प्रेसमड या कुछ बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास भी डालकर उससे मीथेन निकालना और मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी को निकालना। तो ये क्या हुआ है कि आपका जो पावर का रेट है पानी का जो इरिगेशन से आता है, वो नेचुरली उसके तुलना में ये पानी को रिसाइकलिंग करके देने में थोड़ा कॉस्ट आती है, पर 1-8 पैसा भी यूनिट पर आपने दिया, 1 पैसा, तो भी देश का इन्वायरमेंट आप बदल सकते हैं। तो ये पानी में गंगा में जब मंत्री था तो मैंने बहुत कोशिश की कि रेलवे की गाड़ियाँ धोने के लिए, आपके लिए ये सब प्रोजेक्ट पानी के लिए उसका हो, पर हो नहीं पाया। जरूर आप करिए। और अभी एक मथुरा में मैंने इंडियन ऑयल के साथ एक बहुत अच्छा पेट्रोलियम के साथ एक प्रोजेक्ट किया है कि 80 MLD जो है, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का हाइब्रिड एन्युटी में किया है, सक्सेसफुल हो गया। और वो ऐसा किया कि 80 MLD स्लज जो था मथुरा का, वो वहाँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने हाइब्रिड एन्युटी में लेकर उससे पानी निकालकर इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दिया और उसमें से 20 करोड़ पर ईयर रॉयल्टी इंडियन ऑयल दे रही है। और ये प्राइवेटाइजेशन में 40% देकर ये नमामि गंगा में ये प्रयोग यशस्वी हुआ है। तो अब उसमें से मैं आगे नहीं कर पाया, पर ये पूरे गंगा में मैंने 150 बायोडाइजेस्टर बिठाए गंगा शुद्ध करने के लिए। तो मेरा एक सपना था, ये बिहार में आपके साथ पटना तक, पटना को मैंने 7 प्रोजेक्ट दिए उस समय। तो ये बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके उससे बायो सीएनजी निकालकर ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी शहर की उसके ऊपर चलाना। मैंने नागपुर में 450 बसेस से 200 बसेस कन्वर्ट भी कर दी बायो सीएनजी पर, और अब मेयर से लेकर कमिश्नर की गाड़ियां भी कन्वर्ट करी जिसमें पोल्यूशन नहीं है। तो ये पावर मिनिस्ट्री में थोड़ा सा ये करेंगे तो पर्यावरण के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। रेलवे ने डीजल इंजन 3 करोड़
के कम पैसा करके पीयूष जी ने मुझे बताया कि वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया है। और एक मॉडल अभी इनके पास मैं जाने वाला हूँ, जो मैंने तैयार किया वो तो बहुत ही बड़ा है, जिससे बस ट्रांसपोर्ट वाली है जो अभी मैं रोड बनाता हूँ, मुझे पता है नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि 85% मैंने ले लिया शेयर ट्रांसपोर्ट का जो रोड पे आ गया। जबकि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी रोड एंड फोर्थ इज एविएशन। पर हम बढ़ रहे हैं, तो मैंने एक ब्रॉडगेज मेट्रो का कंसेप्ट तैयार किया है, जो मेट्रो में वो उसके लिए भी पावर लगने वाली है। और वो जो है वो मेट्रो जो हमने दिल्ली और नागपुर और मुंबई में बना रहे, इसकी कॉस्ट 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और मैंने जो मेट्रो बनाई वो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, जो आपके पटना वगैरह में बहुत काम किए हैं। अब उसको रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑल अप्रूवल्स दिए हैं। वो ये है कि 6 डब्बे की गाड़ी होगी और उसकी स्पीड 160 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ वो 120 तक आए हैं। 6 डब्बे होंगे और सामने एक कोल्ड स्टोरेज का डब्बा होगा जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल और दूध पीछे में और सामने में। और उसकी स्पीड ये 120 कह रहे, मैं 140 तक आऊँगा। तो ये समझ लीजिए कि ये मेट्रो जो है ये ब्रॉडगेज पे चलेगी। अब नागपुर 0 मील है और ये अगर दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता दोनों के बीच में है, तो मैंने हमारे यहाँ 250 किलोमीटर के फील्ड में ये ब्रॉडगेज मेट्रो बनाई और इसकी कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड गेज मेट्रो को दी है। और वो रोलिंग स्टॉक भी अभी परसों नागपुर में मीटिंग है और 100 मेट्रो हम प्राइवेट में पीपीपी में खरीद रहे हैं। ड्राइवर रेलवे का होगा, मेट्रो प्राइवेट की होगी और एमएसएमई में उसको लोन भी दे रहे हैं। वो 36 से 30 करोड़ से 36 करोड़ के बीच में आएगी और उसमें जैसे प्लेन में एयर होस्टेस होती है वैसे एयर कंडीशन होगी। उसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास होगा और इकोनॉमिक क्लास का टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का होगा और समय आधा लगेगा। तो ये पूरे देश में रिवोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, लोग रेलवे में घूमने लगेंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, LRT ये भी मेरे पास दिया है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि मैं स्वीडन में देख के आया था कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस ये 20-20 किलोमीटर, अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे हैं, उसमें आप हमारा ये काम आप ही लीजिए, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारा 50% हाईवे बन गया, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है और दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में कार में जाएंगे आप, एक्सिस कंट्रोल अप टू JNPT। तो ये हाईवे में ऐसा है कि ये रेलवे की अगर एक रेल डाल दी और उसमें आपके लोग इलेक्ट्रिकली उसमें करंट दे दिया तो वो बस आएगी, तो 20 किलोमीटर चार्जिंग होगी तो 200 किलोमीटर फिर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर 200 मीटर चलेगी। ना केबल की जरूरत है ना किसी की आवश्यकता है। ये स्वीडन में मैं देख के आया, मैं खुद चला चुका वो ट्रक। अब उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करके अगर ये हो जाएगा तो ऐसे 3-4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे रोड पर ही इलेक्ट्रिसिटी हो। जो आप अभी कंडक्शन की बात कर रहे थे, मैंने एक कॉन्क्रीट रोड देखा स्वीडन में जिस पर बस खड़ी थी और नीचे में उसके कुछ एक सांप जैसा करते वो लग गया, करंट चार्जिंग चालू हो गया, तो कंक्रीट पे चार्जिंग हो रहा था। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप अगर आएंगे आगे, तो मैं तो ये एक्सप्रेस हाईवे 22 बना रहे हैं हम लोग और मेरी इच्छा है कि वो ग्रीन इलेक्ट्रिक के बने। तो आप बिल्कुल इसमें आप हमें इनपुट दीजिए और आपके इंजीनियर्स बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक, ये हमारी देश की इंडिजिनियस फ्यूल है और कोल में भी आपने काफ़ी चेंज किया है, ऐसे पावर सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म किया है। नहीं तो आपने आपके पहले ऐसे थे, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस, ये पॉलिसी थी और सीधा लोड शेडिंग लगा देते थे। पर आप अब इलेक्ट्रिक मीटर ला रहे हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन में रिफॉर्म लाया है। अब इसमें बात मैं तो बहुत दिनों से वकालत करता हूँ कि अपना ट्रांसफॉर्म जो आप जनरेशन करते हैं वो तो प्राइवेट आया, तो अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज जब तक नहीं होगा, ये 10 साल से मैं कह रहा हूँ, जब कैबिनेट में आपकी नोट आई थी तब से मैं प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ये जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता तब तक पावर सेक्टर का कभी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदाज से मुझे पता नहीं, आप ज़्यादा बता पाएंगे,
कि हर जो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कॉम है, तो मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मुझे पता है कि कोई राजस्थान को 80,000 करोड़ का घाटा था, उत्तर प्रदेश 1.25 लाख करोड़ था, कोई महाराष्ट्र 60,000 करोड़ था, पूरा मिलके कम से कम 5-7 लाख करोड़ का जो चूना लगा गया। अब आपकी पावर कॉस्ट को कम करके और दोहरा प्रॉफिट करके ये निकल जाएगा अगर आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो। और इलेक्ट्रिक ये नेचुरल फ्यूल है, और इसमें सोलर का आपने बहुत एडिशन किया प्रधानमंत्री जी, और आपने, ये तो हिस्टोरिकल काम है। और अभी मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि इसके कारण हमारे देश में पूरी ग्रीन पावर आ रही है, ये इतना हिस्टोरिकल काम है। एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो हमारे यहाँ विंड और सोलर इसका हाइब्रिड कांडला में बन सकता था 3-4 हज़ार मेगावाट का। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट लगाए थे, तो हमारे पूरे पोर्ट में जो समुद्र के पास है वहाँ विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वहाँ से भी, और जो आपने बिजली का भाव किया, दोनों एक जगह आकर और कम होगा। तो ये ग्रीन पावर हमें बहुत देश को उपयोगी होगी। जो लिथियम आयन बैटरी का, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बुलाना चाहिए था, पर हम लोग अमिताभ कांत, हेवी इंडस्ट्रीज और ये सभी लोग उसमें उपस्थित थे, IITs थे, इसरो थी, DRDO थी। सर, हमारे लिथियम आयन बैटरी 81% हमारी बना सकते हैं, और इसके लिए हमारे लोगों ने मेटल आयन पर काफ़ी रिसर्च किया है। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में मेरे आई मीटिंग में अगले बार मैं आपको भी बुलाऊंगा। और अभी एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन टेक्नोलॉजी जो है, जो इसकी बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो इसरो ने जो सैटेलाइट छोड़े हैं उसमें हमने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया। तब मैंने उनको बुलाकर कहा कि अब जब आप सैटेलाइट में करते हो तो बस में और इसमें क्यों नहीं करते। तो ये भी हुआ। और हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इससे भी लिथियम आयन निकलता है। अब मुझे पता नहीं कि आप इसमें लिथियम आयन के सोर्स के लिए भी क्या मदद कर सकते, कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की, मैंने खुद गाड़ी चलाई दिल्ली में, टोयोटो की, बहुत अच्छी है, पर वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल था, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये पानी से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा फायदेशीर है, और उसमें अब काफ़ी रिसर्च इंडिया में हो रहा है। मुझे अमिताभ कांत जी ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग ऐसी 3 घंटे हम बैठे थे, तो हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी बैठेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का फ्यूल है। तो नेचुरली हमें इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें हम जब जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव जितने होंगे उतने हमारे यहाँ होगी। और रेलवे से लेकर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बसेस, ये सब मुझे लगता है लास्ट मैन कनेक्टिविटी बिल्कुल हम इसमें कर पाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आपका जो कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक, ये देश का फ्यूचर है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैं बहुत अपने कोर ऑफ माई हार्ट आई एम गिविंग ऑल बेस्ट विशेस टू यू, कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से किए, क्योंकि सरकार में कोई चीज़ मनाना बहुत कठिन होता है, और उसके उपाय योजना करते करते आदमी थक जाता है। तो मैं तो डंडा लेके बैठता हूँ तो कभी कभी हो जाते हैं, पर वो कठिन काम होता है। तो आप अभी ये जब मन में ठान लेंगे तो आपका और मेरा स्वभाव में साम्य है। अभी ये मैं बता रहा था कि ये इतने सरकारी अधिकारी ये गाड़ी में घूमते हैं। सर, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक ई-व्हीकल SUV लॉन्च की, कंपनी का नाम नहीं लेता, नहीं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगी। अब वो गाड़ी मैंने खरीदी की, मुझे पसंद आई। अब मैं नागपुर लेके गया तो वो गाड़ी में अपने घर में रात को पार्किंग एरिया में चार्ज होती है, 250 किलोमीटर चलती है। तो फिर मेरे लड़के ने देखा, तो हमारे यहाँ उसने देखा कि हमारे काफ़ी पेट्रोल पर गाड़ियाँ टैक्सी यूज़ कर रहे थे, तो उसने लीजिंग से 10 गाड़ियाँ खरीदी की। और उसने मुझे कहा कि ये आपने अच्छा किया, मेरा 30,000 रुपये पर गाड़ी, ऐसा 3 लाख रुपए महीना बचत शुरू हुई। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये सरकारी अधिकारी, वो मारुति की, मैं तो सरकारी गाड़ी में बैठता ही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से नहीं बैठता। अभी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मेरे पीछे घूमती है। मैंने नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में बैठना शुरू कर दिया, इसका आपका गो इलेक्ट्रिक का कैंपेन करने के लिए। तो मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी वो। अब ये दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां है, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक SUV में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे। पर वही
अब बोलना नहीं चाहिए पर वो टिनपाट गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो चाहे कोई गाड़ी वही है, बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वही सफेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया, पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में, तो कम से कम ये इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में तय हुआ है कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%, बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ, और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूँ कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इलेक्ट्रिक का बनेगा, और अब वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि एनडीएफई मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज होती है, वो भी उससे मिलती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है। और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है। मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है। ये बहुत बात होती है कि इन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कब्जा किया, लिथियम इज अवेलेबल है। 5-7 साल वही करेंगे और तब तक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, बाकी सब बातों पर भी ट्राई करेंगे। अल्टरनेटिव मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही हमारी लाइन है। और निश्चित रूप से आपने आज गो इलेक्ट्रिक का जो कैंपेन किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने की मिली, वो कुकिंग की। तो वो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को, अगर आप जैसे हम गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए अगर दी तो गरीब लोग वही यूज करेंगे। अब मैं जब फॉरेन में जाता था, वेजिटेरियन हूँ, तो वो कुकर लेके गया था चावल बनाने के लिए, तो वहाँ बाहर का नहीं चलता था, तो आपके इलेक्ट्रिक पे उस पर बनाया हुआ चावल मैं खाता था। तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो गैस से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री और हम सब करेंगे, यही विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।